हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है ना, हिंदी मीडियम, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम, दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं, सेम आपको जैसे मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया था, आपने देखा था, पूरा सेम पैटर्न वही था। ऐसे ही अब मैं आपको मैथ्स का प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन हमेशा नए होते हैं, तो इसके आसपास के क्वेश्चन की भी तैयारी कीजिएगा। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, वो आपकी काफी हेल्प करेगी, आपकी तैयारी काफी करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए खंड आ है, जिसे हिंदी में सेक्शन ए कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, और जिन बच्चों को आता है ना वो खुद भी ट्राई करना, फिर अपने आंसर मैच करना, और अगर बताना चाहो कि बीच में से कितना सही है तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इंग्लिश में और या हिंदी में देख रहे हैं। तो यहाँ बोला इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए वैसे तो इसका आंसर ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला। पर मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताना भी चाहूंगा, जिसको कंसेप्ट पता है वो वीडियो को आगे कर सकते हैं। देखिए ये ना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हिंदी में पूर्ण संख्या है, इंटीजर पूर्णांक, ये प्लस के भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, कभी पॉइंट भी नहीं होते। इवन नंबर आपको पता ही है 2 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये 2 3 इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है, ये अपने पहाड़े में आते हैं। इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, 2 होता है। कॉम्पोजिट प्राइम नंबर जो है ना, मतलब ये है कि सबसे छोटा तो 4 माना जाएगा, ठीक है। और जो है ना कॉम्पोजिट प्राइम नंबर जो है ना वो नहीं होता, समझो। अगर पूछे ना कॉम्पोजिट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे नो, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर बोलेगा तो सबसे बड़ा 4 होता है, ठीक है। इसे हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलो छोड़ो, ये देखो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है। ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, जो रुक जाते हैं, जैसे 3.4 रुका हुआ है, 8.004 रुका हुआ है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिकरिंग होंगे, मतलब अगर ये चल रहे होंगे ना तो सेम सेम नंबर आएंगे, 4 3 इस तरीके से। इस पर बाहर लग सकता है, क्या लग सकता है, बाहर लग सकता है। कौन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। हमसे पूछा गया था अपरिमेय क्या है, तो अगर आपको अपरिमेय की पूरी प्रॉपर्टी पता है ना, रेशनल अपरिमेय, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पूछा है इरेशनल नंबर, जो पूछा है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज को आपको ये याद रखना है। मैंने पूरा दिखा दिया है। इरेशनल नंबर आपको बता देना है कि ये जो है ना पी और क्यू, ये इंटीजर्स के रूप में जो है ना नहीं होते, इनमें से कोई एक इंटीजर के रूप में नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब कहने का ये है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ना, जैसे ये रूट में कोई भी आ जाए वो इरेशनल है, पाई इरेशनल है। और अगर जैसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना 0.4 फिर 0.04, देखो सेम सेम नहीं आ रहा। अगर सेम सेम नहीं आ रहा तो वो इरेशनल नंबर है। अब इस पे पहचानो, देखो ये रुक गया, ये टर्मिनेटिंग है। क्योंकि देखो मेरा केवल ना पेपर करवाना मकसद नहीं है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ हो रहा है तो कर तो लोगे। ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया ना, रुक गया ना, तो ये रेशनल है, रेशनल है, रेशनल है। ये क्या है, देखो इस पर बाल लग गया ना, तो ये भी रेशनल है। जिस पर बाल लग जाता है ना, ठीक है, वो भी रेशनल होता है, क्योंकि वो रिकरिंग में आ गया। क्या आ गया, रिकरिंग में। और ये देखो इस पे बाल लगा, ये भी रेशनल। तो बच्चा कौन, ये देखो यहाँ क्या है, पहले क्या आया 401, फिर 4001, फिर 40001। तो हर बार एक जीरो बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस तरह इसको इरेशनल अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है। आगे सुनिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो ये कह रहा है कि जो √2 है ना, इज ए पोलोमियल ऑफ डिग्री। आपको इसकी पोलोमियल ऑफ डिग्री बताने की, इसकी पोलोमियल डिग्री कितनी होगी। देखिए इसका जो आंसर है वो 0 है, ठीक है। अब 0 क्यों है मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखिए आपकी मैथ्स की बुक भी होगी, 2.1 आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। यहाँ पर इन्होंने ये देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है
कि डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बतानी है, पूछा। तो हिंदी में घात बतानी है, आप हिंदी में भी बुक खोल सकते हैं अपनी। तो देखो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कौन है, एक्स की पावर 3 है ना, ठीक है। तो क्या आएगी इसकी डिग्री 3। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन है, 2। यहाँ पे इसकी पावर कितने, 1। यहाँ पे कांस्टेंट रकम लिखी है ना, तो कांस्टेंट, तो अगर इसके आगे मैं एक्स लगाऊंगा या मैं इसके आगे वाई लगाऊंगा तो ऊपर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऐसी अगर यहाँ पर √2 लिख दिया ना, तो √2 की अगर मुझे यहाँ डिग्री पता लगानी है तो वेरिएबल की डिग्री होती है, किसकी होती है, वेरिएबल की। तो जैसे √2 लिखा तो मुझे इसके आगे एक्स लगाना पड़ जाएगा, ऊपर क्या होगा, 0, क्योंकि 0 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू 1, वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। क्लियर हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि मैं कोशिश भी करूंगा कि बुक्स से भी थोड़ा बहुत दिखा दूं कि कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि एब्ससीसा और ऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उनका यहाँ सिंबल कैसा होगा। देखो हिंदी में यहाँ पर लिखा है भुज और कोटि के बारे में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। एक बात पहले आपको और पता होनी चाहिए, जो भुज होता है ना, भुज इंग्लिश में से आप सीसा कहते हैं, इसका नाम होता है एक्स, ठीक है, समझ रहे हो। और कोटि होता है, कोटि, कोटि को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो पहला होता है ना, इसमें दोनों प्लस प्लस के होते हैं, ठीक है। और ये माइनस का होता है, तो इसलिए एक्स पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, ठीक है। वाई होता है पहले एक्स होता है, और एक्स यहाँ पे माइनस का, वाई क्या प्लस का। यहाँ पर एक्स पहले है और यहाँ पे वाई बाद में। हर वक्त पहले एक्स होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ एक्स प्लस का होगा कि इधर प्लस होता है, और इधर क्या वाई माइनस का होता है। तो इधर ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया। तो इसने बोला है अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो भुज और कोटि की वैल्यू क्या होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस है ना, ठीक है। अब सीसा और ऑर्डिनेट, पहले अब सीसा लिखा फिर ऑर्डिनेट लिखा है, तो क्या होगा, माइनस प्लस। तो कौन सा आंसर आ गया इसका, हमारा सी आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसने बोला अगर इसका हम रेशनलाइज करें तो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आएगी। ये कह रहा अगर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा ना हर, वो बताओ कितना होगा। देखो अब हमें सिर्फ हर को देखना है, लेकिन करना तो पूरा पड़ेगा, ठीक है। अब जो बच्चा एक्सपीरियंस है वो शॉर्ट में भी कर देंगे, ठीक है, पर उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन पहले उतार रहा हूँ, 3√3 -2√2, ठीक है। ये चीज ऊपर चली जाएगी, 3√3 प्लस हर का परिमेयकरण पता नहीं क्या होता है, ये चीज ऊपर चली जाती है, यही चीज नीचे आ जाती है, माइनस है तो प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को सेम उतारना है, क्योंकि उसने ऊपर वाले के बारे में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ नीचे वाले की वैल्यू पूछ रहा है कि नीचे वाले की वैल्यू क्या आएगी। और नीचे हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर ये क्या होगा, 3√3 ऊपर लग गया स्क्वायर, ये होगा 2√2 ऊपर लग गया स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। तो ऊपर वाले को तो आप वैसे उतार दो, क्योंकि हमें ऊपर वाले के बारे में बोला नहीं है, ठीक है। नीचे वाले की वैल्यू पूछ रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है। अब 3√3 की स्क्वायर है, तो 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो। देखो 3×3 9 हो गया, ठीक है, और √3 1 3 बन गया, तो कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 27। और 2√2 है, तो 2√2 को मल्टीप्लाई 2√2 से कर दो, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, √2 1 2 बन गया, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखिए, ये देखो, ये तो सेम उतारना है, तो 27 में से 8 के कितने बचे यहाँ पे, हमें 19। तो हमसे सिर्फ नीचे की वैल्यू पूछी थी, तो आंसर क्या आएगा, 19 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं चाहता तो सीधा ये कर सकता था कि ये जो हमें दे रखा है ना क्वेश्चन, सीधा इसी का ये वाला फॉर्मूला लगा देता मैं, हाँ है ना। लेकिन समझाने के लिए बता दें कि अगर ये 2 नंबर में आ गया तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 5वां है। ये कह रहा है डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। ये कह रहा है अगर जीरो पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, ये देखो एक चीज और बताऊं आपको। देखिए जो मैंने अभी ये क्वेश्चन जैसे करवाया था ना, ये अलग पहले बता दूं। देखो ये आपके फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अच्छे से करा ना, फर्स्ट चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन वाला है ये। ठीक है, यहाँ पर देखो अब हमसे डिग्री ऑफ जीरो के बारे में पूछा है। ठीक है, देखो ये वाला ना, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। देखो अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ते हो ना, बुक को बच्चे ना सब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो काम खत्म, और फिर अच्छे सीख नहीं पाते। देखो यहाँ डिग्री ये थ्योरी दे रखी होती है ना, थोड़ा इसके ऊपर भी नजर डाल देनी चाहिए, ये जो डार्क डार्क लिखा होता है। ठीक है ना, देखो ये लिखा अगर जीरो पोलिनोमियल तो इसकी डिग्री जो नॉट डिफाइंड होगी। अब खाली पढ़ लिया ये काफी नहीं है, आपको समझ भी आना चाहिए कि आखिर नॉट डिफाइंड क्यों है। पता है क्यों, देखो यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अगर मैं जीरो के ऊपर मान लो जैसे डिग्री भी लगाता हूँ जीरो, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है ना, किसी के ऊपर जब जीरो लगती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो पर जीरो के ऊपर अगर जीरो भी लग जाए तो उसकी वैल्यू फिर 1 होगी, फिर वो जीरो कैसे आएगा। और अगर मैं जीरो मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ एक्स ऊपर यहाँ जीरो लिखता हूँ, तो ये तो उसको पूरा जीरो बना देगा। अगर मैं जैसे कोई वेरिएबल के ऊपर जीरो लिखता हूँ तो ये इसको पूरा जीरो बना देगा। तो फिर हम जीरो को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कोई वेरिएबल लेंगे ना मल्टीप्लाई में, वो होना भी तो चाहिए, पर वो तो उसको जीरो बना रहा है, इसलिए नॉन डिफाइंड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यार जितना भी ले लोगे सब जीरो बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप सुनो मेरी बात। अब नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है एक बारंबारता बंटन सारणी में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, उसकी चौड़ाई 6 है, तो उसकी वर्ग की सीमा कितनी होगी, निम्न सीमा कितनी होगी। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो आपको कैसे करना है इसका एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप आराम से कर लोगे। देखो अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, ठीक है, शॉर्टकट में बताओ, जैसे अगर विथ लिखा आ गया, अगर कोई भी आपको शॉर्ट में बताएगा तो रटवाने के लिए कहेगा विथ दे रखे 6, 6 का आधा कर दो कितना होगा 3, तो 3 इसमें से घटा दो 7 आ गया, आंसर आ गया। और अगर आपसे अपर लिमिट पूछता तो आप 6 का आधा 3 और 3 इसमें जोड़ देते 13 हो जाता। ठीक है, अगर शॉर्टकट ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ठीक है। अगर कभी भी चौड़ाई दे रखी हो, मध्य बिंदु दे रखा हो, चौड़ाई का आधा करा 3, 3 घटाओगे तो निम्न सीमा आ जाएगी, और जोड़ दोगे तो उस सीमा आ जाएगी, अगर शॉर्टकट में पूछे तो। लेकिन आप एक कंसेप्ट समझ लो कि अगर इसी के बेस पर कोई और क्वेश्चन भी आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाने में विश्वास करता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चा जो है ना अच्छे से स्कोर कर पाए, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आते मेरा मानना है। ठीक है, देखो इसने बोला मिड वैल्यू जो दे रखे हो 10 दे रखे, मिड वैल्यू का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2, मध्य यहाँ पर हमें दे रखा है मध्य बिंदु 10 दे रखा है, तो निम्न सीमा जमा उस सीमा बटे में 2 बराबर दे रखा है 10। ठीक है, समझो। और इसने बोला है यहाँ पे चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब पता क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाओगे तो उसे चौड़ाई बोलते 6 दे रखी है। मतलब यहाँ पे विथ जब भी आ जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 होती है। अब इसको 2 को उधर ले जाओ तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 20। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो जोड़ने पर 20 लाते हो और घटाने पर 6 लाते हो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इस एल को उधर ले जाओ, माइनस का एल जगह क्या हो जाएगा, प्लस का एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो एल है ना, एल ये जो एल है, इस एल को एल लिख देंगे। ठीक है, इस u की जगह क्या लिख देंगे 6 प्लस एल। आगे सुन में एल की जगह एल लिख दिया, इस u की जगह क्या लिख दिया 6 प्लस एल लिख दिया। ठीक है, और एल कितना होगा 2l, 20 प्लस का 6 माइनस का हो गया, तो 20 में 6 का कितने बचे 14, तो एल कितने का आ गया 14 अपॉन में 2, एल इक्वल कितना आ गया 7 आ गया। देखो हमें एल तो निकालना था लोअर लिमिट। ठीक है, अगर आपसे पूछे
अपर लिमिट निकालो, तो ये जो 7 है ना यहाँ पे पुट कर दो, यू में पुट करो तो 6 लिखा, और एल जोड़ दो, तो जोड़ो एल, 7 13 आ गया। ठीक है, समझ में आई? अगर आपसे पूछेगा, अब मान लो इसी, जैसे आपने ये क्वेश्चन सीख ली, अगर ये कंसेप्ट सीख लिया, कोई भी क्वेश्चन आए आपने इस तरीके सोल्व करना सीख लिया, ठीक है, और आपसे पूछा कि क्लास इंटरवल निकालो, अगर आपसे क्लास इंटरवल पूछ रहा है, हिंदी में वर्ग अंतराल पूछ रहा है, इसका मतलब होता है जैसे 0 से 20 से 40 होता है ना, तो आप लोअर लिमिट कितने 7, अपर लिमिट कितने 13, तो 7,13 लिख देंगे, ये 7 से 13 तक, लेकिन 13 शामिल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपसे इसी क्वेश्चन को पूछे क्लास मार्क निकालो, ठीक है, क्लास मार्क को बोलते हैं वर्ग चिन्ह निकालो। ठीक है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मिड वैल्यू निकालो। आपको सर मिड वैल्यू तो दे रखी है, मिड वैल्यू तो है 10, तो आपसे अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ये निकाल, ये दिया और आपसे पूछा कि मिड वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 कर दोगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, 7 + 13, ये माइनस का साइन नहीं होता। ठीक है, ये 7 से लेकर 13 है, दोनों जोड़ के आधा कर दो, 20, 20 का आधा कितना होगा? 10 आ गया। देखो 10 ही आ रहा ना यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें क्या था दिया था, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना है। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो अब आपको ये लेसन में आगे इसका आंसर क्या है? बी का 7। ठीक है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये 7वें नंबर पर है, ये कह रहा है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन का रोड कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो एक लाइन का रोड 180, तो 40 + 4x + 3x = 180 लिख देंगे। ठीक है, तो 40 का 40 वेरिएबल जोड़ दो, कितने होगा? 7x बराबर में 180। ठीक है, 7x 180 प्लस का 40 जाके क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता? उसके बाद 7x कितने बचे? 140, x कितने का आ गया? 140 बटे में 7 चला गया, तो x कितने का आ गया? 7 दूनी 14, 20 आ गया। x 20 निकल गया, तो इसने खाली क्या पूछा था हमसे? x पूछा था, तो x हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। अगर हमसे पूछता है ये कितना होगा, तो 40 को 20 से गुणा करो, 80 आ गया। ये पूछता तो 40 को, ओ 3 को, यहाँ पे सॉरी मैंने 40 बोल दिया, 4 बोलना था, 4 को 20 से करेंगे 80 आएगा, या 3 को 20 से करेंगे 60 आएगा। चेक करो सही है गलत है? तीनों की जोड़ 180 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। अब यहाँ पर 130 150 का वर्ग चिन्ह निकालना। अब आप मुझे खुद निकाल के बताओ कि इस क्वेश्चन का क्लास मार्क पूछा है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर करवाया था, मैंने तो देखा नहीं कि आगे क्वेश्चन दे रखा है। क्लास मार्क निकाल लिया, तो जल्दी बताओ क्या ऐसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे, ये बोलोगे ना? यस या नो? वेरी गुड। तो कितना आ गया? 280, उसका आधा कर दिया 140, ये आंसर आ गया सी। देखो टाइम लगा, अगर कंसेप्ट पता है तो फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। अब नोवा क्वेश्चन देखो, एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो इस पूरे की वैल्यू निकालो, तो पुट करना है। जिस बच्चे को पुटिंग करना आता है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। 5x - 4x का स्क्वायर + 3। ठीक है, जहां x है ना वहां पे -1 पुट कर देना है, जहां x है वहां -1 पुट कर दो, 4 -1 के ऊपर 2 लग गया, 3 आ गया। ठीक है, पुट कर दिया। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, -5 हो जाएगा, कोई साइन नहीं तो गुणा होता है। अब -1 के ऊपर इवन पावर लगी है, और जब इवन होता है तो 1 हो जाता है, 4 एकम 4। ठीक है, अब ये दोनों माइनस किया, -9 प्लस का 3, जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो हमेशा घटाते हैं, साइन बड़े का लगाते हैं, ये आ गया -6। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाऊंगा मैं, हर किसी में नहीं लगाने वाला हूँ कि भाई सर ने बोर ही कर दिया। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि ये जो है ना ये किस त्रिभुज के कोण है, तो पहले हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी एंगल्स की। तो कोई भी अगर ट्राइंगल के बारे में बोल दे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, यस या नो? तो हमें दे रखा है 5:3:7। तो जब भी हमें ये 3 एंगल दे रखे हैं
तो इसको 180 के बराबर लिखना है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल लगा लेंगे, जैसे x लगा लिया। तो तीनों का टोटल कितना है 180, तो 5 3 8 और 7 कितने हो गए 5 3 8, 8 7 कितने हो गए 15, 15x इजिकल टू 180। तो x कितने का आ गया 180, मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो गया, तो 15 एकम 15, 2 3 बचे, 15 दूनी 30, 12 आ गया, x के लिए 12 आ गई। अब तीनों निकाल दो, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 5 से करो कितना आएगा 60, पहला एंगल 60 आ गया। 12 को 3 से करो 36, 12 को 7 से करो 84। तीनों के तीनों 90 से कम है। जब तीनों 90 से कम होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका आंसर ए आ गया। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर न्यूनकोण त्रिभुज आ गया। क्लियर हो गया। अगर अगर मान लो यहां पर एक 90 का आ जाता तो हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और अगर एक 90 से बड़ा आ जाता, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 से बड़े हो ही नहीं सकते। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछ ले कि क्या एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 हो सकते हैं। आप बोले कैसे हो जाएंगे भाई, ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, तो क्या होगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये इसने बोला है कि अगर ये इस तरीके का रैखिक समीकरण है, ये आपकी बुक में से चैप्टर नंबर अगर आपने 4 पढ़ा है, ठीक है, तो 4 में आप देखोगे आपको यहाँ पर इस तरीके की फॉर्म वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको इसे पता लगाना कौन इस फॉर्म में है, कैसे है। और अगर हमें लीनियर इक्वेशन को इस प्रकार से डिफाइन करना होता है ना, तो x के साथ और y के साथ जो देने हैं ना, वो 0 नहीं होने चाहिए। तो ये कह रहा है बताओ इनमें से कौन है कि वो, और दो चर वाले अगर हम कह रहे हैं, दो चर वाले, अगर हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए ना और 2 वेरिएबल चाहिए, तो x और y के साथ जो दे रखे हैं ना, वो 0 नहीं होने चाहिए। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा ए, क्योंकि दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी 0 होगा तो 2 वेरिएबल थोड़ी रहेगा, वो 1 वेरिएबल बन जाएगा। समझ में आ गई। तो क्या आंसर आ गया इसका, ये वाला। अब नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। इसने बोला पी क्यू आर के लिए निकालो। पी क्यू आर, आप कहोगे सर ये जो बुक में क्वेश्चन है तो ये 1 नंबर में आएगा खाली। देखो आपको ना हर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी आने चाहिए, ताकि अगर शॉर्ट में 1 नंबर में आ जाए ना, तो आप इन्हें कैसे करेंगे। ये जितने भी 6.1 है 2 है, आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है ना, बुक की क्वेश्चन है, इतनी प्रैक्टिस करो आपको पता हो जाए कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन को करना कैसे, देखो देखो ऐसे दे रखे हैं, ये इसने बोला 110 है, इसने बोला 130 है। हम इसके यहाँ लाइन डाल देंगे ऐसे करके, ये लाइन इसके पहले डाल देंगे। ठीक है, और इन दोनों का टोटल कितना होता है, इन दो अंदर वालों का 180 होता है। तो 130 में से 180 के बच्चे 50। ये आपने पढ़ा ना, जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो अंदर के टोटल 180 होता है। ठीक है, और एक बार बताऊं, आज से कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपको छोड़ने कभी नहीं, पता है क्यों। देखो ऐसी कोई भी फिगर आ जाए, जैसी उठपटांग आ जाए, कुछ समझ नहीं आ रही हो, तो पता है उसमें दो चीजें पाई जाएंगी, या तो उनका टोटल 180 होगा, या वो दोनों इक्वल होंगे। और अगर समझ नहीं आ रहा तो डी ले जाओ, थोड़ा आइडिया लगा लो। इसका मुंह इतना खुल रहा है, इसका मुंह बंद है, तो बराबर तो हो नहीं सकते ना। ठीक है, तो 110 से कितने का आ गया 70 का आ गया। अब बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है 180, 70 50 कितना बचा 60 का बचा, 120 हो गया ना, बचा 60, तो आंसर कितना आ गया 60 आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे बुक के सारे क्वेश्चन ये जितने भी हैं सारे अच्छे से कर लो। ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए। अब ये 13 है, ये कह रहा है यदि किसी बिंदु का वायु निर्देशांक 0 है तो यह बिंदु सदैव किस पर होगा। देखो साफ बता भी रहा है, साफ बोल रहा है कि y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा। देखो आपने पढ़ा होगा अच्छे से अब तक ना। देखो क्या हमेशा जो अगर पुराने पेपर देखोगे ना, उसमें ये लिखा आता था कि एक्स एक्सिस, ये लिखा आता था एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है। तो बच्चे एमसीक्यू में टिक करते थे x, 0, और
वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष, हिंदी में वाई अक्ष बोलते हैं। तो आता था तो बच्चे टिक करते थे 0, अब इस बार क्या किया, देखो टीचर ने जो नया क्वेश्चन बनाया कि y 0 है, x के बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं बोला ना। तो अब आपको बताना है कि जब y 0 है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, y एक्सिस हुआ ना। अगर दोनों 0 बोलेगा तो क्या बोलते उसे, ओरिजिन बोलते, हाँ या ना। देखो उल्टा भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन जो भी कर रहे हो उसको उल्टा भी करना सीख लो। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर यहां पर जो है इसने बोला है y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 इसमें है, तो क्या आंसर आ गया, एक्स एक्सिस। क्या आ गया, तो आंसर क्या आ गया इसका, एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया, जब y की वैल्यू 0 तो एक्स एक्सिस, x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस, और अगर दोनों की वैल्यू 0 तो उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो आप इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से समझाऊंगा। देखो पहले लिखा पी एक्स कितना है, x+3 दे रखा है। यहाँ पर लिखा है x की जगह x से लिख दो, x लिखा वही सेम आ जाएगा। अब क्या लिखा है, x की जगह लिखना है माइनस का x की जगह माइनस का x लिख दो, तो जहाँ x है वो माइनस का x आ जाएगा, बाकी तो सेम उतर जाएगा। अब इससे पहले दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, x+3, इसको यहाँ लिखेंगे तो x माइनस का +3, तो x में से x ये कट गया, 3 कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आ गई, देख लो करने का तरीका पता है। देखो यहाँ पर x लिखा है ना, एग्जाम में 4 और -4 लिख सकता है, तो आपको याद रखना कि जो कांस्टेंट रकम दी होगी ना उसी को जोड़ के आंसर होगा। हमेशा याद रखना जो कांस्टेंट रकम उसको जोड़ के आंसर लिख देना, उसे 2 बार जोड़ देना। अगर ऐसा कोई भी जैसे यहाँ 4 या -4 लिखा आ जाए, 3 या -3 लिखा आ जाए, ठीक है। और कैसी वीडियोस बनाता हूँ ना, कमेंट करके बताना प्लीज है, मुझे बताना कि कैसी वीडियो बनाता हूँ। 15वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 2 इंटीरियर एंगल है on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then the greater of the two angles। देखो कितना आसान तरीके से इसने बताया है, बस यहाँ पर एक कमी इसने छोड़ दी, इसने आपको पिक्चर बना के नहीं दी, और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस है वो नहीं होंगे, और जो पता है कि सर ने बता रखा था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमें या तो इक्वल होता है या टोटल 180 होता है। जब दोनों के एंगल अलग अलग है तो इसकी वैल्यू 180 के बराबर होगी, ठीक है। अगर फिगर बनी आ जाए तो मजा आ जाता, या फिगर बनानी आ जाए तो और मजा आ जाएगा। तो हम फिगर बनाएंगे इससे बिल्कुल आराम से। इन्हें बोला 2 पैरेलल लाइन है, बना दी। इससे बोला एक तिरक रेखा है, काट दी। इसने बोला उसके अंतः कोण एक ये रहा और एक ये रहा। इसने बोला 2:3 है, तो छोटे वाला 2, बड़े वाला 3, तो अलग करने के लिए यहाँ x लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में देख लो, इससे बोला 2 इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल है, इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना। जब 2 पैरेलल लाइन को कोई काट के जाते हैं उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना, हाँ या ना, ठीक है, जिन्होंने बोला वेरी गुड। तो 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इनका टोटल कितना है, बोलो कितना है, 180, हाँ या ना। 2 और 3 कितने हो गए, 5। देखो नए क्वेश्चन कहाँ से लाएगा वो, उसी को घुमा घुमा के पूछेंगे, और आपको अगर कंसेप्ट पता तो 100 से 100 भी आएंगे, ठीक है। पुराने बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, पुराने कमेंट्स आप फिर सर की वीडियो देखोगे ना, आपको पता लगेगा जब रिजल्ट के टाइम पे उन्होंने कमेंट करे थे। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 या 15, 5 6 30, ये आ गया 36, आ गया। एक्स की वैल्यू 36 निकली है, इससे मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा बताओ, 3 वाला होगा या 2 वाला होगा, बताओ। 3 वाला होगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब हमें दोनों एंगल निकालने होते हैं तो एक 2 है और एक 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको करोगे तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। 36 से 108 होता है, 36 से 108, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब आगे देखो, देखो मैं चाहता तो मैं शॉर्ट में भी कर सकता, लेकिन मुझे नहीं करना ना, मुझे समझाना है आपको, ठीक है। जिनको अगर आता ना स्पीड तेज करके और कर लेना जल्दी से, ठीक है। मुझे हर बच्चे को देखकर लेके चलना है। ये कह रहे हैं इस प्रकार की जो इक्वेशन है, इसका एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होंगे,
बहुत सारे होंगे, कोई भी नहीं होगा। देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें एक्स और वाई बच जाते हैं तो हमेशा उसका आंसर जो होता है ना, ये होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी आपने देखा भी, वो चौथे चैप्टर में आप देख लेना। ठीक है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि एक्स वाई दोनों बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं। मैं आपको एक ना शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इसका पता लगाएंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ। प्लस का एक्स माइनस का हो गया, माइनस का एक जगह प्लस का हो गया। 3x में से एक एक्स के कितने बचे? 2x। वाई का वाई आ गया, 11 का 11। ओ, एक का एक आ गया बस। तो यहाँ पे x भी है, y भी है, तो इसका आंसर क्या आ गया? इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। अब मैं आपको बता दूं यूनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं। यूनिक मतलब होता है एक सोल्यूशन निकलेगा खाली। तो एक का मतलब होता है जैसे आप x की जगह एक रख रहे हो और y भी एक ही आ रहा है, और एक ही x एक ही रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते। और दो का मतलब होता है आप x से एक रख रहे हो, y की जगह पहले दो आ रहा है, फिर एक और वैल्यू आ रही है, तो दो ही आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जब x और y बन जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू, तो हमेशा हर बार नई नई वैल्यूज निकलेंगी। एक रखोगे तो कुछ और आएगा, दो रखोगे तो कुछ और आएगा, तीन रखोगे तो कुछ और आएगा, हर बार नई नई वैल्यूज निकलेगी। उसे बोलते हैं इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो आप शॉर्ट में रखो कि जब भी एक्स और वाई हो तो उसका इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का भुज है। बताओ, ये कह रहा है एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर एक्स एक्सिस होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एक्स कोमा जीरो होता है। एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है? एक्स कोमा जीरो, यानी कि वाई की वैल्यू जीरो रहेगी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ या ना? तो यहाँ पे बोला क्या होगा? 0 1 2 या अन्य नंबर, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, और एक्स का ही पूछ रहा है भाई। देखो, अगर एक्स एक्सिस है तो डियर ये याद रखना, इसने ना यहाँ पर एब्सिसा के बारे में ही बोला था। ठीक है ना, और एक्स एक्सिस ही बोला है, तो एब्सिसा बोला और एक्स एक्सिस बोला, तो एन नंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि एब्सिसा को एक्स ही तो बोलते हैं, हाँ या ना? तो एन नंबर आ जाएगा। अगर भुज की बात कर रहा है और एक्स एक्सिस बोल रहा है तो एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एक्स को जीरो होता है, इसका मतलब होता है भुज। एक्स का मतलब भुज होता है, इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। याद रखना इस चीज को। और अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे थे कोटि, तो हम सीधा जीरो लिख देते हैं। सुन लो ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल देता ऑर्डिनेट, क्या बोल देता? ऑर्डिनेट बोल देता, तो हम जीरो बोल देते। लेकिन अभी इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है, आंसर क्या है? डी। क्लियर हो गया? क्या आंसर आ गया इसका? डी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर एक्स एक्सिस बोल रहा है और एब्सिसा बोल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कोई भी नंबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है इसकी वैल्यू बता कितनी होगी। देखो, दो चॉकलेट, इसका एक मान लो, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट और एक चॉकलेट कितनी हो गई? 3 चॉकलेट हो गई। ये आंसर आई। देखो, ये एडिशन मल्टीप्लाई ये सब अच्छे से आने चाहिए रूट वाले, तो इसका आंसर पता लग गया, सी है। मैं एक बार थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। देखो, अगर ये ऐसे होता 2√3 प्लस 1√3, कुछ नहीं तो एक मान लो, तो ये हो जाता 3√3। ठीक है, और अगर ये होता 2√3 माइनस 1√3, तो ये हो जाता 1√3। अगर ये होता 2√3 मल्टीप्लाई 1√3, तो कितना होगा? 2 एकम 2, √3 एक 3 बन जाता है, ये आता 6। अगर ये होता 2√3 डिवाइड √3, तो ये होता 2√3 डिवाइड अपॉन में चला जाता, ये कट जाता है, बचता 2। ठीक है, और अगर ये होता 3√2 और 2√3 प्लस करना होता, तो क्या करते हैं बताओ? क्या आएगा आंसर? देखो, ये 2 रूट में है और ये 3 है, अलग अलग बिरादरी है, सेम उतार देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों, कुछ भी। अगर ये होता 3√2 माइनस 2√3, कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। क्लियर? अगर ये होता 3√2 मल्टीप्लाई 2√3, तो क्या करते हैं? कुछ तो करेंगे। 2 तिया 6
और ये रूट की रूट मल्टीप्लाई कर दी 2 3 6। अगर ये डिवाइड होता, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रूट वाले को रूट वाले से, रूट वाले को रूट वाले से, और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से, 2 बार बोल दिया। अब देखो ये 3 रूट 2 है, ये 2 रूट 3 है, ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको तोड़ो, हर रकम में 2 रूट होते हैं, पता है आपको। जैसे 3 है ना, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ऐसे 2 है ना, हर रकम में 2 रूट होते हैं, हर रकम में। तो 3 है, इसको 2 बार लिख लो, 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो ये रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, रूट 3 बटे में रूट 2। ठीक है, अब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समझा दिया है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर खाली करवाना सारा मुझे सही लगा। तो इसका आंसर में आगे क्या है, कितना आ गया, सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फटाफट देखो 19वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना एसेशन रीजन वाला, तो ये सबसे स्कोरिंग है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करो ये दोनों ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहले ये चेक करो, बताओ 0.329 टर्मिनेटिंग है, रुका हुआ है ना। अभी शुरू में तो समझाया था, याद है। ये टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जो रुके हुए होते हैं, याद है। बोलोगे हाँ सॉरी यस, टर्मिनेटिंग। ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है। ये कह रहा है वह दशमलव जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह आवधिक रूप से दोहराया जाता है उसे आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अभी कह रहा है बताओ सही है गलत है। ये कह रहा है डेसिमल इन विच अ डिजिट और a set of digit is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। तो ये भी ट्रू लिखा है। ये कह रहा है कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम सेम आ रहा है, इंटरवल के बाद आ रहा है सेम सेम, तो वो रिकरिंग होता है। हाँ ये देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था रिकरिंग किसे कहा जाता है। रिकरिंग जैसे सेम नंबर बार बार है, 4 3 फिर 4 3 आ रहा है ना बार बार, तो इसे और चलता जा रहा है, डॉट डॉट चलता जा रहा है, तो रिकरिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गई। A decimal in which a digit or set of digits is repeated periodically is called repeating or recurring decimal। तो ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। समझ आ गई। अब बताओ क्या ये जो टर्मिनेटिंग है उसका रीजन ये वाला है, नहीं ना। यहाँ तो बात कर रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग की, हाँ ना, रिकरिंग वाले यहाँ टर्मिनेट, तो दोनों बात सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या देगा हमारा, बी आ जाए। क्या देगा, बी आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। इसका आंसर क्या है, बी आ गया। अब उसके नेक्स्ट है, ये कह रहा है देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू 3,2। देखो ये आपने 5वें चैप्टर में भी करा होगा डियर, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, बताओ। बहुत सारी जा सकती है, और 2 पॉइंट से एक लाइन जाएगी। तो अब इसने यहाँ पर आपको बोला कि इस पॉइंट से, अब ये मत सोचना कि 3 और तो 2 पॉइंट है, नहीं। ये जैसे हम ड्रॉ नहीं करते, एक्स का 3 वाई का 2, दोनों कहाँ मिल रहे, इस पॉइंट में मिल रहे हैं, तो ये एक ही तो पॉइंट हुआ। तो इस पॉइंट से इसने बोला अनेक रेखाएं गुजरेंगी, तो ये क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये कह रहा है जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसके बहुत सारे हल होते हैं। बताओ ये ट्रू है, बताओ। ये कह रहा है 2 चर वाले देखिए समीकरण जिसके अनेक हल होते हैं। देखो अभी हमने करा था ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या इसके अनेक हल होते हैं। हाँ, जब एक्स और वाई मैंने कहा था जब भी आ जाए तो उसके हमेशा क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो ये भी क्या ट्रू है। पर बताओ ये जो है इसका रीजन है, नहीं ना, नहीं ना, दोनों ट्रू है, लेकिन इसका रीजन नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या है, बी आ गया। क्योंकि ये एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन डालने की बात कर रहा है, और यह एक लाइन की बात कर रहा है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना, लेकिन दोनों सच है ना। जैसे मैंने बोला आप 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, सुन रहा हूं, और मैंने बोला कि आपका जो मित्र है, ठीक है, वो 6ठी क्लास में पढ़ता है, तो दोनों बातें ट्रू है। पर आपका मित्र 6th क्लास में पढ़ता है, क्या वो रीजन होगा आपके 9th क्लास में पढ़ने का, नहीं ना, लेकिन दोनों बातें ट्रू है ना।
ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना पता ऐसे करने पड़ते हैं। तो डियर ये हमने एक पार्ट कर लिया है वीडियो का, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो दूंगा, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस की, ठीक है, जल्दी आपको मिलेगी, ठीक है, 2-3 घंटे में मिल जाएगी, क्योंकि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट हम सेकंड पार्ट की वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। एक बार फटाफट मैं सारे आंसर बता देता हूँ पहले से कौन कौन से थे, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो था डी, ठीक है। दूसरे वाले का जो है आंसर जो है था बी, तीसरे वाले का जो आंसर है वो था हमारा सी, ठीक है, क्योंकि इसने सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी थी। फिर चौथे वाले का जो आंसर था वो था हमारा बी, ठीक है। और जो है पांचवा है, ठीक है, और इसका है डी, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, छठे का क्वेश्चन का था बी। फिर सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन का था ए, ठीक है। आठवें क्वेश्चन का था सी, नौवें क्वेश्चन का हमने निकाला था ए, ठीक है, ठीक है ना। और ये इंग्लिश में भी एक ही बात है ना, एक बार देख लो फटाफट सारा, ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने कहा था कर दिया, और 10वें का है हमारा ए, 11वें का है हमारा ए, 12वें का था हमारा यहाँ पर ए, और 13वें का है हमारा सी, ठीक है। उसके बाद जो है 14 किया था मैंने, क्या कहा था 3 और 3 यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, डी, ये हमने 14 का करा था, ठीक है। 15 का फिर हमने इसे सॉल्व किया था, 108 आया था, ठीक है। फिर इसका 16 क्वेश्चन था इन्फिनिटी मैनिपुलेशन सी। फिर 17वां जो क्वेश्चन है एनी नंबर, 18वें का हमने सॉल्व किया 3√3, इनका बी भी आया था, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी। टेक केयर स्टूडेंट्स।